आज मैं आपको हैदराबाद के निज़ाम का किस्सा सुनाता हूँ, 7वें निज़ाम का। उस समय वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी फ़ोटो जो थी वो टाइम्स मैगज़ीन में छपी थी और उनको दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर शासक कहा जाता था। उनका नाम कोई याद नहीं रख सकता, मुझे नहीं लगता उनके दरबारी भी याद सकते थे। नाम सुनिए आप उनका। रुस्तमे दौरां अरुस्तुए ज़मा वल ममालिक असफ़ जा नवाब मीर उस्मान अली खार बहादुर मुज़फ़्फ़रुल मुल्क निज़ामुल मुल्क सिपह सलार फ़तेह जंग His Exalted Highness most faithful ally of the British Crown the 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हम उसको अपने लिए जो अब हम बात करेंगे उसके बारे में, तो उसको नॉर्मली अब उस्मान अली के नाम से जाना जाता है, उस्मान अली साहब। तो वो जो थे हैदराबाद के शासक थे। हैदराबाद इतना बड़ा राज्य था कि वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दें उससे भी बड़ा उसका क्षेत्रफल था, करीब 80,000 स्क्वायर माइल्स। जो ये 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उस्मान अली साहब, ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे कंजूस आदमी थे। जितनी इनके किस्से अमीरी के हैं उससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग इनके किस्से इनकी कंजूसी के हैं। इनको ये सारे हिंदुस्तान के सारे राजाओं महाराजाओं रजवाड़ों में सिर्फ ये अकेले थे जिनको ब्रिटिश क्राउन ने जो उपाधि दी थी उसका नाम था हिज एग्ज़ाल्टेड हाईनेस। नॉर्मली सब लोग महाराजा वगैरह हिज हाईनेस, हिज एक्सलेंसी वगैरह ऐसे नाम से पहचान। इनके लिए सिर्फ यही थे जिनके लिए हिज एग्ज़ाल्टेड हाईनेस बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वॉर चेस्ट में 2.5 करोड़ पाउंड्स दिए थे। 1 पाउंड आज की डेट में अराउंड 90 और 100 के बीच में है। तो आप सोच लीजिए कि कितना खजाना उनका भर दिया होगा, जिसकी वजह से एक ग्रेटफुल ब्रिटेन ने इनको हिज एग्ज़ाल्टेड हाईनेस का खिताब दिया। आप ये भी सोचिए आप कि अगर वो 2.5 करोड़ पाउंड्स उनको दे सकते थे तो खुद के पास कितने होंगे? खुद के पास थे उनके पास 2 अरब पाउंड्स, वेल्दीएस्ट एट दैट टाइम। 2% जो थी अमेरिकन इकोनॉमी का जो 2% था, इतना पैसा था उनके पास। इनके पैसों के किस्से बहुत मशहूर थे। इनको बहुत शौक था गोल्ड वगैरह के बिस्किट्स को इकट्ठा करना, पर्ल्स वगैरह को। कोहिनूर के बाद जो सबसे प्रसिद्ध हीरा था जेकब डायमंड, वो निज़ाम साहब उसको पेपर वेट की तरह यूज़ करते थे। वो 280 कैरेट्स का था। उनके सेलर्स में, बेसमेंट्स वगैरह में जो पुराने अखबारों में लिपटे हुए हज़ारों लाखों के नोट्स थे, रुपीज़ में भी और पाउंड्स में भी, जो ऐसे पड़े रहते थे सेलर्स में। और उनको उनमें से काफ़ी हज़ार पाउंड्स को चूहे गुजर जाते थे। उनके बैकयार्ड में जो बाग थे जो अनकेम्प्ड थे, बिकॉज वो उनको मैनिक्योर नहीं करते थे, उनको सजा के नहीं रखते थे, उसके कीचड़ में दर्जनों ट्रक एक्सल तक धंसे हुए थे, क्योंकि ना उनको यूज़ करते थे, ना उनको कभी हिलना होता था वहाँ से। और उसमें क्या था? सारे ट्रकों में गोल्ड इनगॉट्स थे, सोने के बिस्किट, एमरल्ड्स, रूबीज, सैफायर्स, डायमंड्स, इनके ढेर के ढेर उनकी बेसमेंट में लगे हुए थे। इनकी अगर शाहजहां की दौलत की गिनती 15 साल में कर सकते थे उनके अकाउंटेंट्स, तो इनकी तो गिनती हो ही नहीं सकती थी। इतनी दौलत थी उनकी। निज़ाम साहब कट्टर मुस्लिम थे। हैदराबाद में करीब 20 मिलियन जो थे, करीब 2 करोड़ मुस्लिम्स थे और सिर्फ 3 लाख हिंदूस थे।
अब आप ज़रा सोचिए वो लगते कैसे थे। 5 फुट 3 इंच उनकी हाइट थी, 45-46 किलोग्राम के करीब उनका वजन था, और उनके दांत लगातार ये पान वगैरह खाने की वजह से एकदम भुरभुरा गए थे, जैसे पंजे होते हैं उसके, ऐसे उनके दांतों के ऊपर हो गया था। और जो वो पहनते थे वो पजामा टैटर्ड था। टैटर्ड से मतलब कि वो उसमें उनकी जो जुराबें दिखाई देती थी, जो सैग की गई थी, पुरानी, जैसे कहते हैं धो धो के लटक जाती हैं, और पजामा ऊपर होता था, तो पजामे और जुराबों के बीच में उनकी टांगें दिखाई देती थी। जो कैप उन्होंने, फर कैप जो वो पहनी थे, वो 35 साल से एक ही फर कैप पहनी हुई थी उन्होंने। उनके बेडरूम का जो भी कूड़ा करकट होता था, जो सिगरेट स्टब्स वगैरह होते थे, एस्ट्रेस भर रही होती थी, वो साल में अपने जन्मदिन पर ही उसकी सफाई करवाते थे। और अपनी तमाम दौलत को उन्होंने लिख के एक उसमें पेपर में लिख के रखते थे कि, और उसको हमेशा अपने पास रखते थे। 100 लोगों के खाने का गोल्डन प्लेट्स में खाने का इंतज़ाम था उनके डाइनिंग हॉल में। 100 लोगों के गोल्डन सर्विस, मतलब सोने की तश्तरियों में खाने का इंतज़ाम था। और खुद कैसे खाते थे? टिन की प्लेट में, टीन की प्लेट में, अपने बेडरूम के फर्श पे बैठ के। ज़्यादातर क्या होता था कि अगर उनका कोई गेस्ट आता था, इंक्लूडिंग ब्रिटिश रेजिडेंट, अगर वो उनके यहाँ वो आता था इनसे मिलने, हर संडे सर्विस के बाद वो आता था, चर्च में जाने के बाद वो इनके हुजूर में आया करता था। तो उसके लिए 1 कप चाय, 1 कुकी और 1 सिगरेट लाई जाती थी। एक दिन वो किसी अपने फ्रेंड को भी साथ लाया, तो उस्मान अली साहब ने अपने नौकर को बोला, इशारा किया, तो 1 कप चाय, 1 सिगरेट, 1 कुकी उसके लिए भी आ गई। इससे ज़्यादा नहीं देते थे वो। एक बार क्या हुआ कि ब्रिटिश रेजिडेंट आए, तो ये 4 मीनार पीते थे, जो सबसे सस्ती सिगरेट हुआ करती थी। तो वो उन्होंने बड़ी पोलाइटली इनको इनकार किया, और अपनी कोई महंगी वाली सिगरेट उन्होंने इनको दी पीने के लिए। तो इन्होंने वो पी, इनको बड़ी अच्छी लगी, तो इन्होंने उससे 4-5 और ले ली। अगली बार जब वो फिर आया दोबारा, तो उसको जो उन्होंने वो दी सिगरेट, वो वही थी 4-5 जो वो दे गए थे वापस, उनको उन्होंने पेश की कि आप ये पीजिए। उस्मान अली साहब सिगरेट अपनी 4 मीनार के अलावा वो सिगरेट भी पी जाते थे जो स्टब्स होती थी, सिगरेट स्टब्स। जैसे कोई आया, उसने सिगरेट पी और उसको ऐसे बुझाया और छोड़ दिया, उस स्टब को भी वो पीते थे, सिगरेट स्टब। अब आप ये सोचोगे कि वो आदमी जो इतना बड़ा डिनर देता था 100 लोगों को, कैसे कंजूस हो सकता था? मैं उसकी बताता हूँ आपको बात। शैम्पेन फॉर एग्जांपल वो किसी को सर्व नहीं करते थे। क्या करते थे? एक पर्टिकुलर आदमी के को ऑनर करने के लिए शैम्पेन दी जाती थी। हाँ, सिर्फ शैम्पेन उसी के पास पहुँचेगी, तो वो खड़ा होके उनका वो आभार व्यक्त करेगा। लेकिन उसकी एक कीमत वसूली जाती थी। कीमत क्या थी कि इट वॉज एक्सपेक्टेड, उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो उस ज़माने में 1000 रुपया उसका नजराना देगा इनको, निज़ाम साहब को। और ये क्या करते थे? 6 या 7 लोगों में शैम्पेन के ग्लास भिजवा देते थे। तो जिस शैम्पेन की कीमत स्टेट एक्सचेकर से पे होती थी, उसको पिलाने में 6-7 हज़ार रुपया इनके पास वैसे आ जाता था। और हर आदमी जानता था इनकी कंजूसी को। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जब अपने स्टेट में किसी शादी में बुलाए जाते थे या जाते थे, तो जो सबसे बढ़िया डाउरी में, जो दहेज में जो लड़की की ज्वेलरी होती थी, उसको वो उठा लाते थे। एज ए कर्टसी वो दे भी देते थे जो जिनकी शादी में आते थे, क्योंकि उनका आना एक अच्छी बात थी। अब मतलब वो किसी भी चीज़ को अगर देते थे, चाय से लेकर, डिनर से लेकर, बैंक्वेट से लेकर,
या कोई और गिफ्ट से लेकर उसके बदले में उससे ज़्यादा गिफ्ट मांगते थे। कोई भी आदमी जब इनके पास नॉर्मली एक रूटीन होता है कि राजा जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास जाएंगे तो आप उसको एक गोल्ड कॉइन देंगे जो वो ऐसे देख के उसको छू के आपको वापस कर देगा, ये वापस नहीं करता था। एक बार क्या हुआ, किसी से लिया कॉइन, वो कॉइन ज़मीन पे गिर गया और लुढ़क गया, तो वो जो जिसने बेचारे ने दिया था वो गया उसके पीछे पीछे थोड़ा तेज़ चलता हुआ, और ये आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने दोनों हाथों और दोनों टांगों पे ऐसे ऐसे चलते हुए भाग रहे हैं उसके पीछे कॉइन को लेने के लिए। निज़ाम साहब को एक वहम था कि उनके कोई दरबारी उनसे बहुत जलता है और उनको जहर दे देगा, तो एक फूड टेस्टर रखा हुआ था, चाहे वो कुछ भी खाएं उससे पहले उसको टेस्ट करना पड़ता था, और खाना उनका बहुत सिंपल सा होता था। एक बार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के टेस्ट के लिए डॉक्टर आया निज़ाम साहब को देखने, तो उसने देखा कि उसकी मशीन चल ही नहीं रही। तो बाद में पता चला कि निज़ाम साहब ने अपनी जो करंट है महल का उसको कम कर दिया था ताकि उसका बिल ज़्यादा ना आए बिजली का। तो उस वजह से करंट कम होने की वजह से उसकी जो वो मशीन थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो निज़ाम साहब के अपने लिए आई हुई थी वो काम नहीं कर रही थी। जिस बेडरूम में वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे वो झुग्गी झोंपड़ी से ज़्यादा वो नहीं था। उसमें एक सैगिंग सा बेड था, बहुत ही ख़राब सा बेड, एक लकड़ी की मेज़ थी, 3 किचन की कुर्सियां थी बस। और दूसरी तरफ निज़ाम साहब ने हेल्थ सेंटर्स बनवाए थे और यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, कॉलेजेस खुलवाए थे, और काम उन्होंने किया था जनता के लिए भी। लेकिन ये इस सारे काम की वो वैसे ही कीमत वसूल करते थे जैसे शैम्पेन सर्व करने के लिए। इनके राज्य में एक बरार नाम का एक सूबा था जो आता था, उसको ब्रिटिश चाहते थे कि हमें मिल जाए, वो हमें दे दिया जाए। तो उन्होंने एक चालाकी से लॉर्ड कर्ज़न ने इनका निज़ाम ऑफ हैदराबाद से उस्मान अली जी से एक लेटर ले लिया। तो बाद में प्राइम मिनिस्टर ने इनको बोला कि भाई आपने गलती कर दी, तो उसको वापस, अब उस्मान अली ने कहा कि ठीक है आप उसको वापस लेके आइए किसी तरीके से। तो वो गए उनके प्राइम मिनिस्टर और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वो दिखा दीजिए जो लेटर दिया था। वो बेचारे ने दिखाया और ये प्राइम मिनिस्टर इनके खा गए उसको। एक और आदत थी निज़ाम साहब की, अपनी स्टेट में अगर वो कोई कार देखते थे जो उनको पसंद आ जाती थी तो एक सटल सा उनके यहाँ से मैसेज जाता था, कोई लेके जाता था उनके दरबार में से कि साहब ये उस्मान अली साहब को ये कार पसंद आ गया। इसका मतलब यही होता था कि वो कार उनको प्रेजेंट में मिल जाएगी। करीब 400 कारें थी उनके इस तरीके से कलेक्ट की हुई, मुफ्त ली हुई कारें उनके गैराजेस में, जिनको उन्होंने कभी यूज़ भी नहीं किया था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के मक्खन से संबंधित एक किस्सा आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनके एक मित्र थे दातिया राज्य के जो थे शासक, जो मध्य प्रदेश में है दातिया, वो उस्मान अली जी के दोस्त थे। तो उस्मान अली ने उनको बोला कि आप मुझे कुछ टीन शुद्ध मक्खन के भेज दीजिए, क्योंकि उसके लिए दातिया बहुत मशहूर था। तो दातिया के महाराजा ने 2 दर्जन टीन शुद्ध मक्खन के भिजवाए। उस्मान अली ने जब देखा कि इतने सारे टीन आए हैं, इनका मैं क्या करूँगा, किसी को तो देते थे नहीं वो। तो उन्होंने कहा कि इसको बेसमेंट में, महल के बेसमेंट में रखवा दो और गोडाउन में। वहाँ 2 साल तक वो पड़े रहे, किसी ने उनको छुआ तक नहीं। फाइनली उसमें से गंध आने लगी, बदबू मारने लगे। तो जो ऑफिसर्स थे गोडाउन के, उन्होंने उनको बोला कि अब हिम्मत नहीं थी उनकी बोलने की कि कहते हैं कि जी मक्खन आपका ख़राब हो गया, तो फांसी पे चढ़ा देते। हिम्मत करके उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि साहब ऐसा हो गया। तो उन्होंने तो गुस्सा हो गया बहुत, उनको गालियाँ वालियाँ देके
निकाल दिया। उसके बाद जो इंचार्ज थे पुलिस स्टेशन के हैदराबाद के, मिस्टर रेड्डी को बुलाया उन्होंने और कहा कि एक काम करो, इस मक्खन को बेच दो। तो अब रेड्डी साहब ने कहा सर ये तो नहीं बिक सकता, इसमें इतनी बदबू आ रही है। तो गुस्सा हो गया, उनको भी गालियाँ दी। बोला कि अगर इसको इंसान नहीं खा सकते तो हिंदुओं के मंदिर में बेचाओ, उनके वो दिए जलाने के काम आएगा। अब रेड्डी साहब के सामने तो ये पक्का था कि भाई साहब ये आदमी बेच के रहेगा इसको, नहीं तो मेरी जान ले लेगा। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं अच्छा साहब ठीक है ना, ये मैं बेच आता हूँ। वो गए बाहर, जैसे ही महल के बाहर निकले दरवाजे से, फेंक दिया गटर में, और कुछ घंटों के बाद वापस हंसी खुशी जैसे उनका चेहरा खिला हुआ था, और वो आके निज़ाम साहब से बोले सर ये 201 रुपये में बिका है। अब निज़ाम साहब की बाँछें गिर गई। वो इंसान जिसके पास मिलियंस ऑफ पाउंड्स थे, जिसके पास अथाह दौलत थी जिसकी गिनती नहीं हो सकती, तो उसने मेटिकुलसली अपना वो एक तरीके की आज के ज़माने में जैसे पासबुक होती है वो निकाला, और इस पर बड़ी मेटिकुलस 201 मक्खन बेच के। अब उस्मान अली ख़ान का किस्सा, वो भी तो स्टेट के महाराजा थे, सबसे बड़ी स्टेट के महाराजा थे, किसी औरत के बिना अधूरा रह जाएगा। उनकी अपनी बहुत सारी बीवियां थी, 80-90 के करीब बच्चे भी थे, और उनको पता चला कि कपूरथला जिसके महाराज थे जगतजीत सिंह जी, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो पत्नी हैं प्रेम कौर, महारानी प्रेम कौर, वो एक स्पेनिश लेडी हैं जिनका नाम बदल के ये कर दिया, और बहुत खूबसूरत है। तो उस्मान अली जी ने उनको इनवाइट किया, दोनों को, महाराजा को भी और महारानी प्रेम कौर को भी, और उनको बहुत अच्छी लगी। तो वो हर सुबह उनको कोई ना कोई उपहार देते थे, चाहे डायमंड दे दिया, कोई सोने की कोई अंगूठी दे दी, ऐसे करके। लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो महाराजा जगतजीत सिंह थे वो बड़े पॉजिटिव थे उनके लिए, वो उनको जाने ही नहीं देते थे कहीं पर। तो अब उस्मान अली जी ने भी, अब ड्रामा तो इनसे सीखे कोई, हम तो क्या करेंगे। इन्होंने क्या ड्रामा किया कि अपनी महारानी को बोला कि किंग हवेली कुछ ऐसे करके है, जो उनकी हवेली थी, कि आप उनको बुलाइए किंग हवेली में, अपनी महारानी को बोला, और उनको एक भोज दीजिए। तो जब ये वहाँ गई तो जैसे ही एंटर की, वहाँ पर और कोई आदमी अलाउड नहीं था। तो जो उनके साथ उनके एडीसीज आए थे प्रेम कौर के साथ, उनको बाहर रख दिया। जैसे ही एंटर किए तो महाराजा सामने खड़े थे। महाराजा इनको लेके गए अपने रूम में या अपने किसी उसमें बैंक्वेट वगैरह में। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई नहीं जानता, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जगतजीत को तो बुखार चढ़ गया, क्योंकि बहुत काफ़ी घंटे काफ़ी टाइम बीत गया था। तो अब वो परेशान हो गया, पछताने लगे कि मैंने भेजा ही क्यों। खैर साहब जैसे तैसे जब वो वापस लौटी तो वो बहुत नाराज़ हुए कि मेरी बीवी को इस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, धोखे से। वहाँ से वो चले गए गुस्सा हो गया हैदराबाद से। तो फिर वो कभी हैदराबाद नहीं आए। फिर इन्होंने, उस्मान अली ने उनको फिर से लिखा एक बार कि साहब मैं आना चाहता हूँ आपकी स्टेट में। तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि हम यूरोप जा रहे हैं, हम नहीं हैं यहाँ पर। एक बड़ा ही अजीब सा किस्सा दीवान जर्मनी दास की किताब में लिखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि जो इनके फादर थे उस्मान अली साहब के, वो बहुत उदार किस्म के इंसान थे, बहुत जनरस थे। उनकी बहुत सारी रानियाँ थीं, लेकिन उनका अफेयर एक किसी बदनाम लड़की से, किसी बदनाम औरत से हो गया, जो कि किसी मारवाड़ी की रखैल थी। इनका अफेयर हुआ उससे। उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी शक्ल मारवाड़ी से मिलती थी, लेकिन उसके कोलैटरल्स उसको महल में लेके आ गए और कहा कि ये उनका बच्चा है, निज़ाम साहब का, उस्मान अली के फादर का। अब समहाउ जैसे मारवाड़ियों की काफ़ी आदतें होती हैं जमा करने का, पूंजी का, खर्च ना कम, कंजूसी थोड़ी ज़्यादा होती है। वो चाहते हैं कि पैसा आता रहे ज़्यादा। ये वाली आदतें उस्मान अली में बहुत थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए ये आदतें और भी बढ़ती गईं, और जो उनके फादर साहब थे, जो उनके पिताजी थे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने लिखित में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लिख के दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है।
और मेरी जो ज़मीन जायदाद है, मेरा जो सक्सेशन है, वो मेरे जो लेजिटिमेट बीवियों से जो 2 बच्चे हुए हैं, सलाबत जा और सबाबत जा, इन दोनों को दिया जाए। उस्मान अली को पता चला, उस्मान अली जाने देंगे इतनी दौलत को या इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े राज्य को? तो कनिंग तो वो थे ही। तो उन्होंने क्या किया कि खुदा से ये दुआ मांगी कि मेरा बाप मर जाए। और समझ नहीं आता खुदा कब किसकी सुन ले, बाप मर गया। बाप के मरने के जनाजे पे या उनको देखने के लिए उस्मान अली नहीं गए। जब राज्य इनको मिल गया, उस्मान अली साहब को, तो इन्होंने जितने भी शाही लोग थे, शाही परिवार के लोग थे, उनको सबको बाहर निकाल दिया। इतना तक हो गया कि कुछ लोगों को भीख मांगने की नौबत आ गई। बाद में जो दोनों भाइयों से सलाबत और सबाबत, इन्होंने कंप्लेंट की, तो ये कंप्लेंट गई एडवर्ड 7 के पास, जो उस समय सम्राट थे। तो इनको ये पता चल गया, उस्मान अली को। इनकी किस्मत फिर से रंग लाई। जब ये सुनवाई होनी थी एडवर्ड 7 के यहाँ, एडवर्ड 7 की डेथ हो गई। इनको बहुत टाइम मिल गया मैनिपुलेट करने का। इन्होंने इस तरीके से अपने घूंस दे के सोने वगैरह की, इस तरीके से कुछ किया कि इनके वो जो केस था वो एक तरफ हो गया। अब क्या हुआ कि जो उस्मान अली के पिता थे, उन्होंने अपने लेजिटिमेट बेटे सलाबत याह के लिए हैदराबाद हाउस बॉम्बे का उनके नाम कर दिया था। उस्मान अली को वो चाहिए था, तो उन्होंने कहा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं, ये तो नहीं दिलवा सकते, ये तो उनके नाम है। तो ये तय हुआ कि ठीक है, ऐसा करिए, मैं इनको हैदराबाद हाउस तो नहीं देता, उसकी जितनी कीमत है वो आप ले लीजिए। तो सलाबत मान गए। तो एक बीच में मीडिएटर नियुक्त हुआ, वैल्यूअर नियुक्त हुआ, सर कोवासी जहांगीर। उनके यहाँ उस्मान अली ने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी भेजा कि उनसे ये कहो कि इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दें। पर वो बहुत ही एक अपराइट आदमी थे, ईमानदार थे, उन्होंने नहीं किया और 17 लाख कीमत आंकी गई इसकी। इन्होंने पे तो कर दिया उस्मान अली साहब ने, लेकिन इनके खजाने से 17 लाख कम हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना घर था उसको गवर्नमेंट हाउस के नाम पे करवा लिया, ताकि उसका सारा मेंटेनेंस वगैरह सब गवर्नमेंट करे। बड़े ही रहस्यमय वातावरण में, रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई सलाबत जाके। उनका जो भाई है बसाबत जा, उनको 5,000 रुपये की पेंशन बस मिलती रही सारी ज़िंदगी, बाकी सब कुछ उस्मान अली साहब के।